हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम लिल्हारी फिर एक बार आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज कवर करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा हेतु प्रश्न बैंक। ये कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक है फ्रेंड्स, और ये विषय गणित का होने वाला है, वर्ष 2025-26 के लिए है। तो आज की वीडियो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों का जब पेपर है बेटा मैथ्स का, तो सारे लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे और लगभग 90 से 95% क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। तो ये हमारा जो वीडियो नंबर है, ये वीडियो नंबर 3 है, पार्ट 3 है। मैंने अलग अलग पार्ट के वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने दो चैप्टर को कवर किया बेटा। पार्ट 3 में चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 को कवर कर रहा हूँ। तो 5 जो कि समांतर श्रेणी होती हैं और त्रिभुज होते हैं, जो चैप्टर नंबर 6 होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, ताकि इस तरीके की जब भी वीडियो एजुकेशन वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड होगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा, ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जारी हुआ है, ठीक है, ताकि यहीं के सारे प्रश्न यहीं से बनने वाले हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आप लोगों से मैं ये बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पूरे प्रश्न को ध्यान से देखना है, ताकि कल के एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे से मार्क्स को कवर कर सकें, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर बता दूँ सबसे पहली बात कि चैप्टर नंबर 5 में समांतर श्रेणी है। इसको समांतर श्रेणी को फ्रेंड्स कि यहाँ से 3 अंक का एक बड़ा प्रश्न बनने वाला है, ठीक है। और देखिएगा कि ये आप लोगों की 12 मार्क्स की यूनिट है और ये 13 मार्क्स की है। यहाँ पे 3 अंक का एक प्रश्न बनने वाला है और यहाँ पर 4 अंक का एक प्रश्न बनने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम लोग A to Z बेसिक टू एडवांस हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ठीक, हाँ चलिए देखते बेटा, हम सीधे कवर करते हैं। चैप्टर नंबर 5 पे जाते हैं। चलिए, चैप्टर नंबर 5 आ गया, समांतर श्रेणी। तो सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको जो मैं चीज़ बता रहा हूँ समांतर श्रेणी से रिलेटेड, समांतर श्रेणी क्या होती है, मतलब समान अंतर के बाद में जो हमको श्रेणी प्राप्त होती है तो उसे ही अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल 2, फिर 4, फिर 6, तो अब आप लोग आगे के अंक बता देंगे, 8, 10, ठीक है, 12, 14। आप लोगों ने ये मार्क्स बता दिया। आपको पता है 2-2 का अंतर आ गया, समान अंतर आता है, इसलिए अपन समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें ये तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है ये देख लीजिएगा। ये होता है फ्रेंड्स a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से। यहाँ पर a क्या होता है फ्रेंड्स, a होता है आपका प्रथम पद और d होता है आप लोगों का सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे प्राप्त करते हैं, इसको द्वितीय पद में से हम लोग प्रथम पद को माइनस कर देते हैं तो हमको सार्वंतर प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला बोला है, सही विकल्प चुनिए। एपी एक समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एक समांतर श्रेणी है। इसके लिए आपको प्रथम पद और सार्वंतर याद करना है। तो आपको पता है फ्रेंड्स कि प्रथम पद क्या होगा। देखो, ये पहला पद है 3/2, दूसरा पद 1/2, तीसरा पद -1/2, चौथा पद -3/2। तो अगर मैं बात करता हूँ तो पहला पद आप लोगों को दिया है यहाँ पर 3/2। तो 3/2 ऑप्शन कौन सा है, ये और ऑप्शन डी। लेकिन जब तक अपन सार्वंतर नहीं निकालेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा अंतर है। तो सार्वंतर क्या होता है बेटा कि अगर डी की बात करता हूँ तो दूसरे पद में से प्रथम पद को माइनस कर देते हैं। तो दूसरा पद है 1/2, माइनस कर देंगे अपन 3/2। एलसीएम लेंगे फ्रेंड्स, 2 आएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 - 3 आ जाएगा। तो 1 में से 3 गया तो -2
बटे 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया -1। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 और -1। ठीक है, प्रथम पद 3 और डी सार्वंतर क्या हो गया 3 -1। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास एक समांतर श्रेणी दी गई है और बोला है कि इस समांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स कि मैंने बताया था, एक और फार्मूला बता देता हूँ मैं यहाँ पर कि तीसरा पद, तो nवा पद का फार्मूला क्या होता है, nवा पद, इसको an बोला जाता है, an इजिकल टू a प्लस n-1 और होता है d। ठीक है, तो बोला कौन सा पद है बेटा, तीसरा, तो a30 निकालेंगे, पहला पद कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 और d की वैल्यू क्या रखेंगे बताओ, d की वैल्यू 7 में से 10 को घटाने पर प्राप्त होगी तो -3 होगी, तो -3 रख देते हैं यहाँ पर, -3, तो ये हो गया 10 माइनस 27 के साथ हासिल का 2, 3 दूनी 6, 7 8 87 में से 10 गया तो -77। ठीक है, -77 आपका राइट आंसर होने वाला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -77। तो देखो ऑप्शन को भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हमको फटाफट क्वेश्चन को बनाते हुए आना चाहिए, तो हम लोग चीज़ों को और अच्छे से कवर कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इतना करते हो तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि अगर ऑप्शन को इतने अच्छे से देख लिया तो आप क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। समांतर श्रेणी आप लोगों के पास दी है फ्रेंड्स, का 11वां पद क्या होगा। तो 11वां पद आपको ऐसे ही निकालना है। देखो मैंने बताया a11 इजिकल टू a प्लस 11वें पद के लिए 10d हो जाएगा, तो a की वैल्यू तो -3 आ गई फ्रेंड्स, प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, -1/2 में से हम -3 को करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा, -1 + 6, तो ये हो जाएगा 5/2। तो बताओ डी का मान 5/, कितना रख देंगे 2 रखेंगे, 2 पंचे 10, 5 25, 25 में से 3 गया तो 25 में से 3 जाने पर 22 आंसर आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11वां पद। फिर प्रश्न है फ्रेंड्स कि 3 6 9 का कौन सा पद 27 है। तो आपको मानना पड़ेगा ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखो कि माना nवां पद 27 है, nवां पद कैसा है 27 है, तो देखो ध्यान से कि nवां पद 27 है, इसका मतलब 27 बराबर a प्लस nवां पद 27 था, अच्छा nवां पद ठीक है, कौन सा पद 27 है, कौन सा पद 27 है। चलो nवां पद निकालना है अपने को, ठीक है, तो मतलब n की ही वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो देखिए फ्रेंड्स n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी है, a की वैल्यू दी है 3, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे अपन, d की वैल्यू निकालेंगे 6 - 3, तो d की वैल्यू भी हो जाएगी 3। आपको nवां पद 27 मानना पड़ेगा, तो nवां पद बराबर कितना है 27। तो nवां पद क्या होता है, nवां पद दिया गया 27 इजिकल टू होता है बेटा a प्लस n-1 और ये हो गया आपका d। तो a की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस n की वैल्यू निकालना है n-1, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 3। तो सबसे पहली बात 3 में से 3 जाएगा, 27 में से पहले 3 जाएगा, 27 - 3 बराबर n-1 और क्या बचेगा यहाँ पर आप लोगों के पास n-1 और बचेगा यहाँ पर 3, n-1 और यहाँ पर क्या बचेगा फ्रेंड्स 3 बचेगा। तो देखो 27 में से 3 गया तो 24 आ जाएगा, 24 इजिकल टू n-1 3। देखो 3 से अपन काट देते हैं, 3 8 24 और 1 इधर आ जाएगा, तो n का मान 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। तो आपका राइट आंसर 9वां हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दिया गया सी, 9वां पद कौन सा है 27 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं कि इसका 11वां पद क्या होगा। तो चलो बच्चों देखते हैं कि इसका 11वां पद कैसे फाइंड करेंगे।
सबसे पहली बात, स्टेप बाय स्टेप पहले अपन इसको हल करते हैं कि a का मान कितना दिया, a इजिकल टू दिया है -5u, ठीक है। अब d का मान निकालना है, तो d का मान कैसे निकालते हैं, -5u/2 में से माइनस करेंगे -5u को, ठीक है। तो -5u/2 + 5 हो जाएगा, कुछ नहीं मतलब 1। एलसीएम लेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, तो एलसीएम 2 आएगा, -5 प्लस हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, 10 में से 5 गया तो 5/2, तो ये आपका डी का मान 5/2। अब कौन सा पद बोला है, 11वां पद, तो 11वां पद कैसे निकालेंगे, A11 इजिकल टू A + 10D, A की वैल्यू -5 है, प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 5/2, 2 पंचे 10, 25 में से 5 गया तो 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर आप लोगों को क्या लगाना है, 20 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ये 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं फ्रेंड्स कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर क्या है, ये तो बहुत ईजी है। सार्वंतर कैसे निकालते हैं, A2 - A1, डी कैसे निकालते हैं, A2 - A1, तो A2 का मान कितना है बेटा 4 और A1 का मान कितना है 6, तो 4 - 6 बोले तो -2, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 7, समांतर श्रेणी 2, 5, 8 का 5वां पद क्या होगा। चलो आप लोग इसको बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, देखो समांतर श्रेणी का 5वां पद बोला है, तो 5वां पद क्या होता है, A + 4D, तो A की वैल्यू 2 + 4 इंटू डी की वैल्यू 5 में से 2 घटाएंगे फ्रेंड्स, तो कितनी आ जाएगी 3, तो 3, तो 4 × 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 7वें का हल हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करते हैं फ्रेंड्स, किसी श्रेणी का प्रथम पद 7, सार्वंतर -2 है, तो आपके प्रथम 4 पद होंगे। तो देखो आपको प्रथम 4 पद क्या क्या मानना है, पहला पद होता है A, दूसरा पद होता है A + D, तीसरा पद होता है A + 2D और चौथा पद होता है A + 3D। तो पहली बात, प्रथम पद 7 है तो 7 आ जाएगा, सार्वंतर -2 है तो A + D, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 7 -2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 7 5 आ जाएगा। तो देखिए 7 5 वाला, अब उसके बाद में 7 2 दूनी -4 तो 3, तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा 7 5 3, मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 8 का हल हो गया सही विकल्प का। प्रश्न क्रमांक 9 की बात करते हैं फ्रेंड्स कि श्रेणी में A इजिकल टू 28 और D इजिकल टू -4 है और N इजिकल टू 7 है, तो A7 का मान क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुटअप करना है फ्रेंड्स कि A7 इजिकल टू क्या होता है, A प्लस 6D हो जाएगा। तो देखो A की वैल्यू 28 + 6 इंटू D की वैल्यू कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स -4, तो ये हो जाएगा 28 प्लस माइनस माइनस 6 × 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। देखिए 4 आप लोगों का ऑप्शन नंबर काय में आ रहा है, ए में, तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा श्रेणी 3 1 -1 -3 का प्रथम पद और सार्वंतर याद कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कि सबसे पहली बात कि प्रथम पद क्या हो जाएगा बताइए, प्रथम पद तो A इजिकल टू 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रथम पद हम 10वें प्रश्न को कवर कर रहे हैं। प्रथम पद A का मान 3 हो जाएगा। D 1 में से 3 को माइनस करेंगे तो D का मान -2 हो जाएगा। अब 3 और -2 वाला ऑप्शन कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 3 और -2, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 11 क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स कि 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल है। तो देखोगा कि आपको मैं बता देता हूँ कि n पदों का योगफल क्या होता है, n पदों का योगफल, फार्मूला बनता है ये n पदों का योगफल। तो n पदों का योगफल क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है, इसको Sn बोलते हैं, Sn इजिकल टू n/2 बड़े कोष्टक में 2a + n - 1d। इस फार्मूले में आपको मान रखना है, ये फार्मूला आपको याद करना है। इस फार्मूले में मान रखना है तो 3 के प्रथम 5 गुणज का योगफल
प्राप्त हो जाएगा। देखो कैसे मान रखते हैं मैं बता दे रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिख लेते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 त्री 9, 3 पचे 15 और 3 छका 18, ये गुणज हो गए। अब एक तो एक आप इनको जोड़कर भी आंसर ला सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि फार्मूले में चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो एस कितने पदों का मान निकालना है? 5, n/2, n का मान 5/2, 2a, a की वैल्यू 3, देखो a की वैल्यू 3 प्लस n, 5 में से 1 गया तो 4 इंटू d की वैल्यू 6 में से 3 गया तो 3, ठीक है। 2a प्लस n-1d, n-1d। तो देखिएगा 5/2, 2 तिया 6 प्लस 4 तिया 12, 12 और 6 18, तो 5/2 गुणित 18, 2 एका 2, 2 9 18, 9 5 45। तो इसका राइट आंसर 45 आ जाएगा। कहाँ दिया है 45? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो राइट आंसर इसका याद रहेगा आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 45, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 की बात करते हैं। समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स कि 10वां पद, सबसे पहले तो आपको मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। कोई भी प्रश्न को डायरेक्ट नहीं रखना है फ्रेंड्स। कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, ठीक है। d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 - 5, 8 - 5 बोले तो 3, ठीक है। उसके बाद में बोला है 10वां पद। 10वां पद क्या होता है? a प्लस 9d, ठीक है। तो a की वैल्यू 5 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 3, तो 9 × 27, 27 और 5 कितना हो जाता है आपका? 32। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 32। ये दिया है ऑप्शन नंबर सी 32। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। समांतर श्रेणी का सार्वंतर याद कीजिए जबकि a18 - a14 इजिकल टू कितना हो? 32 हो। तो ये कैसे याद करेंगे फ्रेंड्स? देखिएगा, सार्वंतर याद करना है। a18 क्या होता है फ्रेंड्स? ये होता है a प्लस 17d माइनस a माइनस 13d इजिकल टू 32। तो a से a कैंसिल, तो 17 में से 3 गया, 17 में से 3 गया तो 4d, 4d इजिकल टू 32। तो 4 1 सा 4, 4 8 जा, तो d का मान कितना आ गया? 8। तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 8, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 2 के बारे में। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न क्या दिया है? इसमें बोला है कि सार्वंतर हैं। देखो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? अभी मैंने बताया था, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करके। तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं तो 2, 3 में से गया तो -2, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आप लोगों का -1। -1 इज अ राइट आंसर। प्रश्न क्रमांक 2 की बात करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3 + 2n हो तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा? तो प्रथम पद में n का मान कितना रखना है फ्रेंड्स? 1 रखना है, तो 1 रख दो। 3 + 2, 2 1 = 2, 2 + 3 कितना हो जाएगा? 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d हो तो उसका 10वां पद होगा। क्या बोला है? देखो समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d हो तो उसका 10वां पद क्या होगा? तो a10 इजिकल टू कितना हो जाएगा? a + 9d। तो उसका 10वां पद क्या लिखोगे आप लोग? a + 9d हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं फ्रेंड्स। यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो B को A और C का खालिस्तान कहते हैं। तो B को A व C का समांतर माध्य कहते हैं। समांतर माध्य कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा समांतर माध्य। क्वेश्चन नंबर 5। यदि n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका योगफल का फार्मूला होता है s = n/2 a + l। अगर आपको अंतिम पद दिया है तो आपको डायरेक्ट उतना फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट आंसर होता है Sn = a + l। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं। समांतर श्रेणी में कोई दो लगातार पदों का अंतर
बताओ कोई लगातार दो पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वंतर। ठीक है, चलो 9 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा? तो फ्रेंड्स कुछ नहीं, 9 और 7 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 9 और 7 16/2, तो 16/2 बोले तो 8। ठीक है, 9 और 7 16, ठीक है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। प्रश्न क्रमांक 8 की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि समांतर श्रेणी दी गई है, उस समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूछे हैं। तो सार्वंतर कैसे याद करते हैं? दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, तो दूसरा पद 4/√5 है, माइनस घटाएंगे 3/√5। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स? एलसीएम आएगा √5। देखो तो 4 में से 3 जाएगा, तो 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, 1/√5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1/√5। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि आपके पास कोई समांतर श्रेणी दी गई है, तो इसका 8वां पद क्या होगा? तो आपको 8वां पद कैसे निकालना है? a+7d, a+7d। तो a का मान 2 हो जाएगा, +7 इंटू d का मान 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो 2 + 7 = 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। तो आपका 8वां पद कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 23। प्रश्न क्रमांक 10 की बात करते हैं। समांतर श्रेणी का अगला पद क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, पहली बात तो ये दिया है समांतर श्रेणी 2√2, फिर √2, फिर 0। तो इसका अगला पद बताना है। तो सबसे पहले प्रथम पद a हो गया, a का मान कितना हो गया? 2√2। ठीक है, d का मान कितना हो गया? √2 में से किसको घटाना है? 2√2 को घटाना है, तो ये आ जाएगा -√2। ठीक है, अब देखिएगा ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद निकालना है। तो a+3d, तो a की वैल्यू 2√2 + 3 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√2। तो देखो 2√2 -3√2, तो जब घटाएंगे 3 में से 2 तो माइनस कितना आ जाएगा? √2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -√2। अगला पद आप लोग क्या लिखेंगे? -√2 होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी में a = 3, l = 15 हो तो 5 पदों का योग याद कीजिए। तो 5 पदों का योग कैसा होगा? जब अंतिम पद दिया हो, तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था कि s = n/2 a + l बताया था। तो यहाँ पर 5 पद दिया गया है, तो s = n का मान हो जाएगा 5/2, a की वैल्यू 3 हो गई, प्लस l की वैल्यू कितनी दी गई? 15। तो 15 और 3 18, तो ये हो गया 5/2 इंटू 18, 2 का 2, 2 9 18, 9 5 45। तो 5 पदों का योगफल कितना हो जाएगा? 45 इज राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, समांतर श्रेणी में a का मान कितना दिया है फ्रेंड्स? -18 दिया है। देखिएगा a का मान दिया है -18। उसके बाद में आपको n का मान कितना दिया है? 10 दिया है, और an = कितना दिया है? 0। तो आपके पास सार्वंतर निकालना है। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं? an = यही फार्मूला यूज़ करना है। an = a + n-1 इंटू d। तो an का मान कितना है फ्रेंड्स? 0 = a + n की वैल्यू 10, 10 में से 1 गया तो 9 इंटू d की वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, a की वैल्यू -18 दी गई है, -18। ठीक है, n इंटू डी, -18 उधर जाएगा बेटा तो +18 हो जाएगा = 9d, 9 का 9, 9 दूनी 18। तो d का मान कितना हो जाएगा? 2। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? सार्वंतर कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। चलिए तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को पूरे रिक्त स्थान भी कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं सत्य असत्य के बारे में। ठीक है, तो सत्य असत्य में पहला प्रश्न है आप लोगों के पास कि -2 2 -2 2 -2 एक समांतर श्रेणी है। तो हम देखते हैं कि इनमें अंतर समान का है। अगर अंतर समान का होगा तो समांतर श्रेणी होगी, अगर अंतर समान का नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। देखते हैं, a की वैल्यू है 2, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 2 है। तो देखो ध्यान से देखो, मैं a2 - a1 कर रहा हूँ,
-2 + 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4। दूसरा देख लीजिए फ्रेंड्स, A3 - A2 को भी काउंट कर लेते हैं, -2 और -2, तो -2 कितना हो गया, -4। तो बताइए फ्रेंड्स, यहाँ पर अंतर आ रहा है कितने का, 4 का, और यहाँ पर अंतर आ रहा है -4 का। तो बताओ समान अंतर है क्या, नहीं है, अर्थात ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्या सत्य हो जाएगा। यदि ABC AP में है तो B = A + C/2 बिल्कुल सत्य है, B = A + C/2 जिसे अपन समांतर माध्य कहते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। श्रेणी 8, 6, 4 का छठवां पद -2 है, तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि A = कितना दिया है, A = दिया है 8, D कितना निकल जाएगा, 6 - 8, तो D का मान निकल जाएगा -2। तो छठवां पद निकालते हैं, तो A + 5D, तो A की वैल्यू 8 + 5 × D की वैल्यू -2, 5 दूनी 10, 8 + -10, तो इसका मान -2 आ रहा है। तो बिल्कुल छठवां पद कितना होगा, -2, ये आपका सत्य आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4, 1, 2, 4, 8 समांतर श्रेणी में है। चलिए देख लीजिएगा क्या ये समांतर श्रेणी में है। देखो 2 में से 1 घटाने पर कितने का अंतर आ रहा है, 2 में से 1 घटाने पर 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन 4 में से 2 घटाने पर कितने का अंतर आ रहा है, 2, 8 में से 4 को घटाने पर कितने का अंतर आ रहा है, 4। तो बताओ क्या यह समांतर श्रेणी है, असत्य, ये समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 3 और 5 का समांतर माध्य 4 है। तो देखिए फ्रेंड्स कि हम लोग कैसा दिखते हैं, इसमें 3 और 5 को जोड़ते हैं और 2 का भाग देते हैं, तो 5 और 3 8/2 बोले तो 4 एक समांतर माध्य है, तो ये बिल्कुल असत्य हो जाए, सत्य हो जाएगा कि 4 एक समांतर माध्य है। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ तक कवर किया। प्रश्न क्रमांक 6 की बात करते हैं। फ्रेंड्स समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल an = ये रॉन्ग है फ्रेंड्स कि n पदों का योगफल नहीं होता, ये nवां पदों का फार्मूला होता है, n पदों का योगफल तो ये होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका सही है, ये वाला आपका गलत है। यदि 6/5 A4D समांतर श्रेणी में है तो A का मान 13/5 होगा। चलो देख लो कैसे निकालेंगे इसमें। A का मान 13/5 कैसे हो जाएगा, अगर A समांतर श्रेणी में है तो A का मान 13/5 होगा। अगर हम श्रेणी को ऐसा देखते हैं 6/5 और इसने बोला है 13 कितना होगा, 5 होगा, और अगली श्रेणी दी है 4, तो 13/5 में से 6 को घटा के देखते हैं, 13/5 में से घटा के देखते हैं 6/5 को, तो 13 में से 6 गया तो 3 3 6, आप लोगों का आ जाएगा 7/5। अब देखो फ्रेंड्स 4 में से हम लोग घटा के देखते हैं, 4 में से घटा के देखेंगे 6/5 को, तो 5 चौके 20, 20 में से 6 गया तो नहीं, ठीक है। इसलिए समांतर श्रेणी का मान 13/5 नहीं होगा, यह असत्य हो जाएगा। चलो प्रश्न क्रमांक 8, इसका सार्वंतर की बात करते हैं। तो सार्वंतर A2 - A1 -1 -5, तो -1 - +5, तो इसका आंसर आ रहा है 4, और यहाँ पर बोला है 6, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9, क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो पहली बात देखिए फ्रेंड्स, अगर इनके बीच के श्रेणी का अंतर समान होगा तो समांतर श्रेणी में है। चलो 5/2 व 2 का अंतर देख लो, तो ये हो गया 5 - 2 दूनी 4, ये जब आप घटाएंगे आपको तो 4 और ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। दूसरा घटा के देखिएगा कि 3 - 5/2, 3 दूनी 6 - 5/2, ये भी हो जाएगा 1/2, और 7/2 - 3, 3 दूनी 6, ये भी हो जाएगा 1/2, मतलब ये समांतर श्रेणी है, ये सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 10, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल SN = n/2 2a + n - 1d होता है, तो ये बिल्कुल सत्य है फ्रेंड्स, ये आप लोगों के लिए बिल्कुल राइट है ना। प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। सही जोड़ी बनाइए। तो फ्रेंड्स ध्यान से देखिएगा, सही जोड़ी बहुत इजी है। पहला प्रश्न बोला है व्यापक समांतर श्रेणी AP जब समांतर श्रेणी होती है तो इसका व्यापक समांतर श्रेणी मैंने स्टार्टिंग में बताया था A + D, A + 2D + A +
3D होती है। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है तो इसे परिसीमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित होती है तो इसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का n वां पद an = a + n - 1d होता है और समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn = n/2 2a + n - 1d होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ तक फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 तक के कवर कर चुका है। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या दिया गया है कि एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो देखो फ्रेंड्स क्या बोला है, पहला प्रश्न कि समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10वें पद का मान लिखिए। तो अब तक मैं आप लोगों को इतने प्रश्न की प्रैक्टिस करवा चुका हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन बताऊं, चलो मैं वो भी बता देता हूं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है इसलिए मैं सोच रहा था, फिर भी कोई बात नहीं। चलिए देखिएगा इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स कि समांतर श्रेणी 2 7 12 के 10वें पदों का मान निकालिए। तो a का मान कितना दिया है 2, n का मान कितना निकालना है n नहीं d कैसे निकलेगा, आपका d निकलेगा 7 - 2, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना निकलेगा 5। तो 10वें पदों का मान निकालना है। तो 10वां पद क्या होता है a + 9d, तो a का मान 2 + 9 × d का मान 5 9 5 45 और 2 47। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को एक वाक्य में उत्तर देना है। इसका आंसर 47 हो जाएगा। ठीक है, चलो समांतर श्रेणी 4 6 8 40 में पदों की संख्या बताना है, मतलब n का मान बताना है। तो आपको फ्रेंड्स अंतिम पद दिया है an का मान 40 दिया है। अब आपको फार्मूला क्या लगाना है, a का मान देखो कितना दिया है 4, d का मान कितना दिया है 6 - 4, 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। तो आप कैसे निकालेंगे इसको, 40 = a + n - 1d। तो वही 40 a की वैल्यू क्या लिखोगे बेटा 4 + n का मान निकालना है n - 1d। d का मान कैसे निकालोगे, d का मान तो बता दिया मैंने, 40 में से 4 गया तो आप लोगों के पास 36 बचेगा। 36 = n - 1 और ये हो जाएगा आपके पास 2, तो 2 18 36 हो जाएगा। इधर आ जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा 18 और 1 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, 40 पदों की संख्या मतलब पदों की संख्या बताइए, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है 19 है। समांतर श्रेणी है या नहीं, तो देखिएगा प्रथम पद द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दो, 2/3 में से 1/3 को घटा दो तो 1/3 आता है। 1 में से 2/3 को घटा दो तो भी 1/3 आता है। हाँ, तो आपको लिखना है हाँ यह समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है। प्रश्न क्रमांक 4 4 0 - 4 का अगला पद क्या होगा, तो अगला पद का मतलब चौथा पद निकालना है। चौथा पद क्या होता है फ्रेंड्स a + 3d। a का मान 4 दिया है +3 × d का मान 0 में से 4 घटाओगे तो -4 मिलेगा। तो 4 - 12, 12 में से 4 जाएगा तो -8। तो इसका राइट आंसर अगला पद कितना हो जाएगा -8। -2 4 10 का सार्वंतर क्या होगा, तो फ्रेंड्स इसको कैसे बनाएंगे देखिएगा। a का मान सार्वंतर कुछ नहीं, 4 में से -2 को घटाना है तो 4 + 2 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। तो राइट आंसर इसका 6 हो जाएगा। किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उसे अपरिमित श्रेणी कहते हैं। इसका राइट आंसर लिखोगे आप लोग अपरिमित श्रेणी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 5 10 15 के 8 पदों का योग क्या होगा, तो आप लोग इसको वही फार्मूले से बनाना है फ्रेंड्स, Sn = n/2 2a + n - 1d। ठीक है, मान रखोगे तो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। इसका छठवां पद निकलना है -1 -2 -3 -4 चौथा हो जाएगा, -5 पाँचवा हो जाएगा, -6 छठवां पद। तो छठवां पद -6। चलिए फ्रेंड्स, तो अगर आप लोग मैंने अब तक जितना बताया अगर आप उन प्रश्नों को देखते हैं तो आपके इन सारे प्रश्न भी आपको इसी प्रकार बनने चालू हो जाएंगे। ए प्रथम पद बोला है तो 1/3 है ना, और सार्वंतर बोला है तो 5/3 में से 1/3 को घटा दोगे। अगले 4 पद लिखना है तो पहला पद -2 है तो दूसरा पद a + d हो जाएगा, तीसरा a + 2d हो जाएगा, चौथा a + 3d हो जाएगा। ऐसे 4 पद लिख सकते हैं आप लोग।
10वां पद याद कीजिए, ये भी मैं बता चुका हूँ ऐसे प्रश्न। 6वां पद याद कीजिए, an का मान 3 + 4n है तो प्रथम 2 पद, ये तो बहुत ईजी, n का मान 1 रखना है तो 4 × 4, 4 और 3 7 हो जाएगा दूसरा, और दूसरा 4 दूनी 8 और 3 10 हो जाएगा। ये 2 पद ऐसे ही बन जाएंगे आपके। कितने पद है, तो ऐसे प्रश्न भी आप लोगों से बन जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इन प्रश्नों को बनाकर देख लेना। सारे प्रश्न आप लोगों से ऊपर बताए गए प्रश्नों के अनुसार ही बनने वाले हैं, उसमें कोई भी दूसरा तीसरा फार्मूला नहीं लगेगा। बस आप लोगों को काम के 3-4 फार्मूले याद रखना है। पहला फार्मूला कि समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + nवां पद होता है an = a + n-1d। ठीक है। तीसरा Sn = n पदों का योगफल n/2, 2a + n-1d। ठीक है। और आप लोगों को समांतर माध्य का फार्मूला b = a + c/2। ठीक है। और एक अंतिम पद अगर दिया है तो उसका फार्मूला Sn = n/2 a + l। तो ये इतने फार्मूले अगर आप याद रखते हैं तो आपको ये प्रश्नावली सारी बन जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब अपन चैप्टर नंबर 6 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में त्रिभुज, चलिए देखते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। सही विकल्प देखिएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय कहते हैं और इसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है, थेल्स प्रमेय। और ये थेल्स प्रमेय एकदम लिखने के लिए भी आता है, तो आपको ये स्टेटमेंट पूरा याद रखना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न बोला है एक त्रिभुज ABC में D समांतर है AB के, तो हमको एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है। इसमें ABC और ये ABC, AB के बराबर को D समांतर है AB के, तो हमको थोड़े इसके नाम अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। D समांतर है AB के, तो ये A मान लूँगा, ये B और ये ऊपर में हो जाएगा C। DE ये आ जाएगा बीच का D और ये E। CD आपको दिया है CD। ठीक है। CD दिया है 3, EC दिया है 4, EC दिया है आपके पास 4, B दिया है 6 और आपको ये मान निकालना है DA। तो 3/x = 4/6, तो कुछ नहीं, छेतिया आप लोगों का 18/4 = x। तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16 और कितना बचा फिर 4, फिर 0, 4 × 8 हाँ 4 × 16, 4 × 5 = 20, 4 × 16 2 बचेगा, 4 × 5 = 20, 4.5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 4.5। ठीक है, इतना याद रखना है। डी सेम आपको ये वाला भी क्वेश्चन उसी प्रकार बनाना है कि आपके पास एक त्रिभुज दिया गया है। चलिए, एक त्रिभुज इसमें भी BC समांतर है DE के, तो ये BC ले लेना है और ये DE ले लेना है, D और E। ठीक है, इसमें AD का मान x दिया है, इसका मान x दिया है, इसका मान DB का मान x-2 दिया है। ठीक है, E का मान x+2 दिया गया है और EC का मान x-1 दिया गया है। तो आपको इसी प्रकार हल करना है बेटा, थेल्स प्रमेय ही होता है ये। थेल्स प्रमेय x के बटे में x-2 बराबर x+2 के बटे में कितना हो जाएगा आपका x-1। तो इसका बराबर में तिलक गुना, तो x-1 बराबर x+2 और x-2। ठीक है, चलिएगा। तो ये x² - 1 a² - b², तो a² - b² बोले तो 4, x² से x² कैंसिल, तो यहाँ पर x², अच्छा x² प्लस x माइनस x रहेगा ना, तो यहाँ पर -4 बचा आप लोगों के लिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका +4 आंसर आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा +4। ठीक है, +4 राइट आंसर होगा ये वाला। चलिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पर आपके पास रिक्त स्थान दिए गए, इन रिक्त स्थान को ध्यान से याद रखना बेटा। पहला रिक्त स्थान दिया गया है सभी वृत्त, तो
तो सभी वृत्त कैसे होते हैं? सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग सर्वांग सम होते हैं, सभी त्रिभुज समबाहु होते हैं, दो समान कोणीय त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात सदैव कैसा होता है? समान होता है, ये याद रखना है। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करते हैं तो वह समांतर हो जाती है। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो ये पांचों को ध्यान से रखिएगा। सत्यासत्य लिखिए। पहला प्रश्न देखो क्या दिया है। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात समानुपाती होती, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। तो क्या बोला है कि संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, इसलिए त्रिभुज समरूप होते हैं, ये सत्य है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के अन्य दो कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों का सत्य हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 4 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा, सबसे पहले बोला है समरूप आकृति। तो समरूप आकृति क्या होती है? यहाँ पर देखो, जिनके आकार समान हो परंतु अमाप समान हो आवश्यक नहीं है। सर्वांग सम आकृति जो समरूप होती है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं और दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारों है ना एक दूसरे के विपरीत है, सही जोड़ी हो गया। यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए, क्या सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? तो देखिएगा, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो ये शायद ऑप्शन में यहाँ पर आया था। देखिएगा, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? देखो यही दिया है, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? तो बताओ, मैंने समद्विबाहु बताया था क्या? नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? समबाहु। इसका मतलब ये है, आप इसको बोलेंगे नहीं। नहीं, नहीं का मतलब सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? तो चलो इसके बारे में देखो, यहाँ पर भी दिया है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? मैंने बताया था कि सभी वर्ग सर्वांगसम होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? सर्वांगसम। तो इसमें भी आप क्या बोलोगे? नहीं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, ये भी नहीं है ना। नहीं, इस दोनों का आंसर नहीं आएगा। समरूप आकृति को परिभाषित कीजिए। देखो, अभी आप लोगों को समरूप आकृति बताया था कि समरूप आकृति जिनके आकार समान हो परंतु अमाप आवश्यक रूप से समान न हो। फिर सर्वांगसम आकृति की भी समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबिंब, ये सब लोग आप प्रश्न को फिर से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर भी कोई बात नहीं, मैंने टोटली सारी चीज़ को कवर करने का प्रयास किया है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा बेटा कि बहुत अच्छे से पढ़कर जाना, ध्यान से पढ़कर जाना, क्योंकि 6 चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा जाए, इसके लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से पेपर दीजिएगा और पूरे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़कर जाइएगा। चलते हैं, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है बहन, ओके फ्रेंड्स।